हेलो एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, यानी अब वहाँ के मोनार्क की पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कंट्रोल था। लेकिन अभी भी फ्रांस में रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके मुताबिक जो वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बना उसमें अभी भी कुछ पैसिव सिटीजन्स थे, यानी अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको वोट देने का हक नहीं था, उनको उनके अभी पूरे राइट्स नहीं मिले थे। तो चलिए इस पार्ट में देखते हैं कि कैसे फ्रांस ने मोनार्की को पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया और आज़ाद हो गया। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret discussions with the King of Prussia. हमने देखा कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर लिया था, अब वह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम कर रहा था, लेकिन अभी भी वह पूरे तरीके से सुधरा नहीं था। किंग ऑफ प्रशिया के साथ मिलकर सीक्रेट डिस्कशंस किया करता था, छुप छुप के फ्रांस के खिलाफ साजिशें रच रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाई द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी देश के जो रूलर्स थे, वह भी फ्रांस की इस डेवलपमेंट को देख के काफ़ी परेशान हो रहे थे। अब उनको ये टेंशन हो रही थी कि कहीं हमारे देश में भी रेवोल्यूशनरीज खड़े ना हो जाएं और यहाँ से भी मोनार्की सिस्टम को ख़त्म ना कर दें। तो इस टेंशन में दे मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। उन रूलर्स ने ये प्लान बनाया कि वह अपने ट्रूप्स को, अपने सिपाहियों को फ्रांस में भेजेंगे और 1789 के बाद जो भी वहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में और इन रेवोल्यूशनरीज़ के स्ट्रगल के बारे में पूरे यूरोप में ना पता चले। बट बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन इससे पहले कि ये नेबरिंग कंट्रीज़ ऐसा कुछ करती, नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट देकर ये डिक्लेयर कर दिया कि वह ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ युद्ध लड़ेंगे। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army as they saw this war of the people against kings and aristocracies all over Europe. तो जैसे ही ये खबर पूरे फ्रांस में फैल गई कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा जाएगा, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स जो जगह जगह से, अलग अलग जगहों से वहाँ पेरिस में आने लगे, वह इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे। क्योंकि वह इस युद्ध को ऐसे देखते थे कि जैसे यूरोप से पूरी मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना है, किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज को हटाना है। When the volunteers of Marseille marched into Paris, they sang the patriotic song La Marseillaise for the first time. तो ये जो वॉल्टियर्स अलग अलग प्रोविंसेस से आ रहे थे, ये काफ़ी जुनून में थे, देशभक्त थे और देशभक्ति गाने गाते गाते आ रहे थे। तो मर्सेल्स एक जगह है फ्रांस में, तो जब वहाँ के वॉल्टियर्स आ रहे थे तो वह भी पैट्रियाटिक सॉन्ग्स गा रहे थे, और उनमें से एक सॉन्ग था ला मर्सलेस, जो कि पहली बार तब गाया गया था। ये ला मर्सलेस जो गाना था, इसे कंपोज किया था एक महान पोइट रॉजर दी लियल ने, और बाद में चलकर ये गाना नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। ये है रॉजर दी लियल की पिक्चर, यही है वो रॉजर दी लियल जिनका गाना ला मर्सलेस फ्रांस का बाद में नेशनल एंथम बना। फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब्स। Large sections of population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to richer sections of society. तो बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन को कन्विंस किया गया कि रेवोल्यूशन को भी और आगे बढ़ाना है, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सिर्फ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही मिले, गरीब लोगों को कोई हक नहीं मिले, सिर्फ अमीरों को ही सारे हक दे दिए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट ऑफ पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शंस। तो वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, क्योंकि इनको लगता था कि पॉलिटिकल क्लब्स ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट होगा लोगों का, जहाँ पर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस कर सकेंगे और
उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है वो सारा प्लान कर सकेंगे। तो पॉलिटिकल क्लब्स बने जिनमें से जो जैकोबिन क्लब था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो सक्सेसफुल क्लब जो था वो जैकोबिन क्लब भी था, और इन जैकोबिन्स ने अपने क्लब का नाम सेंट जैकोब के नाम से रखा था, जो कि पेरिस के सेंट थे। वीमेन टू वर वेरी एक्टिव एंड दे फाउंड देयर ओन क्लब्स। उस रेवोल्यूशन में औरतें भी काफ़ी एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने बहुत से क्लब्स बनाए हुए थे जहाँ पर वह अपने ही प्लान्स वगैरह डिस्कस करते थे। मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब आर नोन एज जैकोबिन्स। तो जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स थे उन मेंबर्स को जैकोबिन्स कहा जाता था। तो ये जैकोबिन्स बेसिकली कौन थे, कौन से लोग थे, और सैंस गुल्लोट्स, इनको बाद में सैंस गुल्लोट्स भी कहा जाने लगा। तो जैकोबिन्स आर दोज हु बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पिरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैकोबिन्स जो लोग थे वो लेस प्रॉस्पिरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग थे, जो कि गरीब लोगों में से आते हैं। इनमें हैं जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, जैसे मोची, बेकरी बनाने वाले, घड़ियाँ बनाने वाले, मज़दूर लोग, ये सारे इन जो लोग थे वह इस क्लब में शामिल हो गए थे। लीडर ऑफ द जैकोबिन्स वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उस टाइम जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। इन जैकोबिन्स ने ये डिसाइड किया था कि वह अपने इस क्लब की पहचान कैसे करेंगे। वह अपनी ड्रेस, सबसे पहले उन्होंने अपनी ड्रेस ही चेंज कर दी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे, जैसे कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे। डॉक वर्कर्स होता है जो समुद्री जहाज़ों में सामान चढ़ाने उतारने में लगे होते हैं, वो वर्कर्स। तो उनकी ड्रेस भी कुछ वैसे हुआ करती थी। तो इन जैकोबिन्स ने भी ये डिसाइड किया कि वह भी उनकी तरह ही लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स ही पहनेंगे। नोबल्स वोर नी ब्रीचेस एंड जैकोबिन्स हेट नोबल्स, दैट्स वाई दे सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो वहाँ के रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो लोग थे, जिनमें नोबल्स और क्लर्जी आते हैं, वो लोग नी ब्रीचेस पहना करते थे, घुटने तक की पैंट्स पहना करते थे। तो जैकोबिन्स अब नोबल्स से तो हेट करते थे, नफ़रत करते थे। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह अपने आप को इस फैशनेबल सोसाइटी से थोड़ा अलग करेंगे, अपनी पहचान अलग करेंगे। जैकोबिन्स कैम टू बी नोन एज सैंस कुलोट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो बाद में इन जैकोबिन्स को सैंस कुलोट्स कहा जाने लगा, क्योंकि सैंस कुलोट्स का मतलब होता है जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते, जो घुटने तक की पैंट्स नहीं पहनते। दे आल्सो वोर रेड कैप दैट सिम्बोलाइज्ड लिबर्टी। तो ये जैकोबिन्स रेड कैप भी पहनते थे, जिसका मतलब है लिबर्टी। पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनके लिए कुछ उनको राइट्स समझाने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए थे। तो उनमें से एक सिंबल ये भी था रेड कैप का, जिसका मतलब होता है लिबर्टी। तो ये थे वो जैकोबिन्स सैंस कुलोट्स, जिनकी ड्रेस ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र है। औरतें भी कुछ इस तरीके की ड्रेस पहनती थी, लेकिन हाँ, औरतों को रेड कैप पहनना मना था। Then, in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. तो 1792 में क्या हुआ, जैकोबिन्स ने इन पार्शियंस के खिलाफ इंसरेक्शन किया, मतलब धावा बोल दिया, विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ही गुस्से में थे और इनको मतलब जो फूड की हाई प्राइसेस हुई थी और शॉर्ट सप्लाई हुई थी, इससे बहुत ही गुस्से में थे। तो इन्होंने ये लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस जो थे उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया।